so people will start with this new chapter and this is वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो देखो हमारा जो सिस्टम है उसमें मतलब इंडियंस में मतलब देखो हम पहले उन चीज़ों को देखते हैं ना कि कोई भी, जैसे कल हमने देखो एक चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें था मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक वर्ग के लोगों को मार्जिनलाइज या कॉर्नर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वुमेन जो है, ठीक है, वुमेन एंड हमारे इंडिया में वुमेन को उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया हुआ है, अभी तक भी नहीं है। ठीक है, हम जितनी भी मॉडर्नाइजेशन की बातें कर लें लेकिन अभी भी वुमेन के फ्रीडम पे बंदिशें हैं। ठीक है, वुमेन के लिटरेसी पे अगर समझ लो किसी फैमिली में सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो या तो वहाँ के मेल को एडुकेट करे या फीमेल को, तो जनरली आप देखोगे कि वो मेल के एडुकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो वुमेन का ये एक प्रॉब्लम है कि उनके एडुकेशन में हम उतना ध्यान अभी भी नहीं दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, प्लस उनके डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, वुमेन का डेवलपमेंट कंपैरेटिवली अभी भी कम है। सेम थिंग विद कास्ट, लोअर कास्ट और हायर कास्ट में हमारे बहुत सारे बैरियर्स हैं एंड रिफॉर्म्स। तो हमने क्या क्या रिफॉर्म स्टेप्स लिए हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे कैसे। देखो रिफॉर्म मतलब क्या होता है, सोशल के जो सोसाइटी में जो चला आ रहा है उसको रिफॉर्म करना, जो गलत चला आ रहा है, ठीक है, वॉट एवर इज रॉन्ग उसको रेक्टिफाई करना, उसको रिफॉर्म करना। ठीक है, सोसाइटी में जो भी चला आ रहा है उसको रेक्टिफाई करना, उसको रिफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। तो जैसे वुमेन्स पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रिफॉर्म करना। आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब एक टाइम था जब वुमेन में सती प्रचलित था, सती प्रथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा मतलब क्या होता था कि इफ द हस्बैंड डाइज द वुमेन वुड बी बर्न्ड अलाइव एट द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये एक प्रथा थी। ठीक है, जिंदा जला देना। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी। कास्ट सिस्टम के तो बहुत सारे हमने देखे ही हैं कि कास्ट सिस्टम में बहुत सारे ऊपर नीचे भेदभाव हैं, अभी भी हैं। ठीक है, जाति को लेकर हमारे इंडिया में स्पेशली बहुत सारे भेदभाव हैं। तो ये जो कुप्रथाएं थी हमारे समाज में, ठीक है, ये जो इल प्रैक्टिसेस थे हमारे समाज में, इनको बहुत सारे लोगों ने रेक्टिफाई किया, रिफॉर्म किया। और उन्होंने कैसे किया, कैसे सोसाइटी में उनको चैलेंजेस आए, कैसे लोगों ने उनकी बातें सुनी, कैसे लोगों ने उनका सुना अनसुना किया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो पहला क्या आपका इंट्रोडक्शन क्या है भाई साहब? ठीक है, हाउ हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो? आज से 200 साल पहले हाउ डू चिल्ड्रन लिव, कैसे रहते थे? ठीक है, फ्रॉम 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ हाउ डू दे यूज्ड टू लिव? नाउ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। आज की तारीख में अगर आप देखोगे ज़्यादा करके जो लड़कियां होती हैं मिडिल क्लास फैमिली से, वो स्कूल जा रही हैं। लेकिन ऐसा पहले 200 साल पहले या 100 साल पहले भी शायद नहीं था। लड़कियों को स्कूल या एजुकेशन से कनेक्ट करने की जो प्रथा है वो नहीं थी, वो समाज में हमारे नहीं था। ठीक है, सो आज आपको ये बहुत एक नॉर्मल सा लगता होगा कि लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, नाउ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज बेसिकली गो टू स्कूल। पुअर फैमिलीज में अभी भी चैलेंज है, स्टिल गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर नॉट बीइंग सेंट टू स्कूल, स्टिल फ्रीली भाई साहब उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। and often study with boys. On growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs after that. तो जैसे ही वो ग्रो अप होते हैं तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स लेते हैं, या भाई साहब मतलब जितने भी आपके अलग अलग जॉब फ्रंट्स होते हैं, एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। ठीक है, दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड। तो बिफोर उनका लीगल मैरिज हो दे हैव टू बी अडल्ट्स। सो हमारे इंडिया में भाई साहब एक लीगल मैरिज का एज है। ठीक है, सो दे हैव टू बी, क्योंकि अगर आप मैरिज में जाते हैं तो मैरिज में बच्चे होंगे, तो बच्चे होने के लिए भाई साहब बॉडी का सूक्ष्म होना ज़रूरी है। ठीक है, बॉडी का सुगठित होना ज़रूरी है, अदरवाइज वुमेन विल नॉट बी एबल टू बेयर चिल्ड्रन एंड देयर विल बी मैटरनल डेथ्स एज वेल। ओके, दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी। तो हर वुमेन को ये अधिकार है। ठीक है, विडोज कैन रीमैरी टू। अगर समझ लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है और कोई विडो हो जाता है तो विडोज कैन ऑल्सो रीमैरी। ठीक है, दे कैन ऑल्सो रीमैरी। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट। सारे वुमेन जो हैं लाइक ऑल मैन कैन हैव द राइट टू वोट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स any woman who has
past 18 years of age has got the right to vote, and so is the case with a man. All women like all men can vote and stand up for elections. ये elections भी लड़ सकते हैं. Of course these rights are not actually enjoyed by all. ठीक है, संविधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे मतलब पूरे जस्टिस सिस्टम में वुमेन को सेम अधिकार मिला हुआ है. ठीक है, दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल, लेकिन सब लोग इन राइट्स को इंजॉय नहीं कर पा रहे. ठीक है, फ्रीली सब लोग इन राइट्स को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन मेनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स. जो लोग गरीब हैं वो अभी भी भाई साहब एजुकेशन को नहीं चूज कर पा रहे हैं. दे आर स्टिल नॉट एबल टू गो टू स्कूल. ठीक है, एंड दे कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स एज वेल. अपने हस्बैंड्स को भी वो चूज नहीं कर पा रहे, मतलब जिनसे मम्मी पापा ने तय कर लिया उन्हीं से शादी करनी है. ठीक है, दे कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स एज वेल. सती पेंटेड बाई, तो ये सती जो थी एक कुरूप प्रथा थी हमारे समाज में. सती एक कुप्रथा थी. इसमें क्या होता था, ये एक पेंटिंग है बेसिकली. जबरदस्ती वुमेन को क्या किया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था. अपने पति के चिता के ऊपर उसको भाई साहब रख दिया जाता था ताकि वो जिंदा जल के मर जाए. ठीक है, सती पेंटेड बाई बाल्थाजार सॉल्विन. बाल्थाजार सॉल्विन was basically a European. ठीक है, this was one of the many pictures of Sati painted by the European artist who came to India. The practice of Sati was seen as evidence of the barbarism of the East. और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई और मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में ये प्रचलित हुआ कि मतलब यहाँ पे ना सब जाहिल लोग रहते हैं. बार्बरिज्म मतलब जाहिल लोग हैं, इनकी प्रथाएं जो है तो जाहिल हैं. ठीक है, यहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है लोगों को. ठीक है, और सही मायने पे देखेंगे तो ये एक बार्बरिज्म का ही नमूना था कि मतलब किसी औरत का, एक तो वो विधवा हो गई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ज़बरदस्ती उसको जला दिया जाएगा फ्यूनरल पायर पे. उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसको भी मरना पड़ेगा. ठीक है, वो भले चंगी होगी, उसको कोई डिजीज़ नहीं हुआ रहेगा, लेकिन उसको मरना पड़ेगा, अपने पति के जिंदा चिता पे जला दिया जाएगा. तो ऐसा बार्बरिज्म बोला जाता था. ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द मेनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट who came to India. The practice of sati was seen as an evidence of the barbarism of the East. Barbarism of the East मतलब क्या होता है? Barbarism of the East मतलब जाहिलपना, दहशतपना जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसको barbarism of the East को माना जाता था. 200 years ago things were very difficult. आज से 2 साल पहले बहुत डिफिकल्ट थी थिंग्स. ठीक है, और उसको क्लोज कर देना पर्दे को. ठीक है, 200 years ago थिंग्स वेर वेरी डिफिकल्ट. आज जिस तरह से नॉर्मल आपको दिख रहा है सेटअप सोसाइटी का, वैसा 200 साल पहले नहीं था. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड एट एन अर्ली एज. बहुत अर्ली एज में भाई साहब शादी हो जाती थी. 15-16 साल में भाई साहब शादी, 15-16 साल में बच्चे भी हो जाते थे. ठीक है, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. और हिंदूज में भी और मुस्लिम्स में भी ये कस्टम था कि एक से ज़्यादा वो शादी कर सके. ठीक है, In some parts of the countries, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. तो इनकी बड़ी प्रशंसा होती थी. जो ऐसे विधवाएं थीं जो अपने पति के जिंदा जलते हुए चिते पे अपने आप को झोंक दें, तो उनको बड़ा प्रशंसा हुआ था. मतलब उनको प्रेज, मतलब उनको सोसाइटी में बहुत ऊपर दर्जा मिलता था. ठीक है, they were praised for their act. ठीक है, women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, means वर्चुअस वुमेन. अगर कोई ऐसे मर जाता था तो उसको सती बोला जाता था. ठीक है, वेदर इट वाज बेसिकली विलिंगली और अनविलिंगली. ठीक है, अगर वुमेन अपने को अपने पति के चिते पे झोंक दे, चाहे अपनी इच्छा से हो चाहे मतलब बाहर वालों की इच्छा से हो, तो उसको भाई साहब सती बोला जाता था. मतलब वर्चुअस वुमेन. सती मतलब बहुत सेक्रेड वुमेन. वर्चुअस मतलब बहुत सेक्रेड. वर्चुअस मतलब होता है कि अरे जैसे देवी बोलते हैं ना, देवी की तरह. ठीक है, बहुत गुणवान वुमेन है वो, उसकी बहुत प्रशंसा की जाती थी, उसका बहुत दर्जा ऊपर होता था. ठीक है, सो आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे, जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा रही हैं, ये नॉर्मल हो गया है. ऐसा 200 साल पहले नहीं था. ठीक है, 200 साल पहले समाज का जो ढांचा था या समाज का जो स्ट्रक्चर था विद रिगार्ड्स टू वुमेन, इट वाज वेरी मच डिफरेंट. बहुत ही डिफरेंट था ये. ठीक है, इट वाज वेरी वेरी मच डिफरेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. ठीक है, वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेर विलिंगली और अदरवाइज वेर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस वुमेन. इनको वैसा वर्चुअस वुमेन बोला जाता था. ठीक है, ऐसे जैसे मरते थे. ठीक है, वुमेन्स राइट टू प्रॉस्पेरिटी वेर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. तो प्रॉस्पेरिटी में भी मतलब इनको ज़्यादा रिच नहीं होने दिया जाता था. इनको अपने पापा का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलता था. ठीक है, सो दे वर रिस्ट्रिक्टेड. मतलब जो बाप होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो ज़्यादा करके बेटे को ही जाएगा, बेटी को कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी.
वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वेर रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड मतलब उन पे भी बंदिश था, ठीक है। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, ज़्यादा करके इनकी शिक्षा नहीं होती थी। ये 200 साल पहले की कहानी है। अभी भी अगर किसी फैमिली में पैसों की तंगी है और समझ लो वो फैमिली या तो लड़के को पढ़ा सकती है या लड़की को, तो वो जनरली क्या करेंगे, लड़के को ही पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। दैट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that a woman was educated, she would become a widow. अजीब सी धारणाएं थी उस टाइम पे कि अगर किसी वुमेन को शिक्षा दी गई या उसने शिक्षा प्राप्त की तो वो विधवा बन जाएगी, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा मतलब मिथ था, ऐसा मतलब लोगों का अंधविश्वास था कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वाज एजुकेटेड, अगर किसी वुमेन को शिक्षा दी गई तो शी वुड बिकम अ विडो, शी वुड लूज हर हस्बैंड, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस, ठीक है, ओनली वंस इन सोसाइटी, ठीक है। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग द लाइन्स ऑफ कास्ट। तो सिर्फ मेन और वुमेन में डिफरेंसेस थे ऐसा ही नहीं था, कास्ट के रिलेटेड भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे इन मोस्ट रीजन्स, ठीक है। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ठीक है, कंसिडर्ड देमसेल्व्स एट अपर कास्ट। तो हमारे हिंदू समाज में 4 डिविजन्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण मतलब जो लोग पूजा पाठ वगैरह का काम करते थे या आपका मंत्र उच्चारण, ठीक है, या एजुकेशन देना, ये सब ब्राह्मण्स लोग थे। क्षत्रिय मतलब जो वॉरियर्स थे, वॉरियर क्लैन को हम क्षत्रिय बोलते थे, जो डिफेंड करते थे पूरे राष्ट्र को, ठीक है, और जो राष्ट्र के लिए लड़ते भी थे। वैश्य मतलब कौन होते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन मतलब पूरे जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं ये देखेंगे। और शूद्र मतलब जो लोग साफ सफाई का काम देखेंगे। देखो आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे 4 ही काम हैं हमारे समाज में हो रहे हैं। एक तो शिक्षा को लेकर काम होता है, एक तो डिफेंस को लेकर काम होता है, एक आपका बिजनेस होता है और एक होता है भाई साहब साफ सफाई, ठीक है। तो काम के अनुसार ये वर्णी की व्यवस्था हुई थी, जात के अनुसार नहीं। तो क्या हो गया इसके बाद कि मतलब समझो शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसको एक भी श्लोक ना आता हो, ठीक है। तो ऐसा चलने लगा, ठीक है। ये जो 4 वर्णों में समाज का विभाजन हुआ था उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपर क्लास माने जाने लगा। लेकिन काम के हिसाब से अपर क्लास, जो सफाई कर रहा है वो भी काम ही कर रहा है ना, जो साफ सफाई कर रहा है वो भी एक काम ही तो कर रहा है, ठीक है। जो शिक्षा दे रहा है किसी को वो भी वही काम कर रहा है, और जो भाई साहब डिफेंड कर रहा है देश की वो भी काम कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग वर्क। तो कोई भी अपने काम की वजह से ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। हाँ, काम ना करने की वजह से भले ही हम उसको नीचा मान लें। अगर वो कोई काम ना करता हो, बैठे बैठे रोटी तोड़ रहा हो या बैठे बैठे भाई साहब अपने किसी पुश्तैनी जमीन पे खा रहा हो, तब हम उसको बोल सकते हैं लोअर कास्ट। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, है ना, कि जितना भी कोई अमीर हो, लेकिन अगर कोई यूजफुल कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से सोसाइटी को नहीं आ रहा है तो उसका दर्जा नीचे होना चाहिए, वो लोअर कास्ट हुआ, ठीक है। अगर कोई काम कर रहा है तो काम कर रहा है, अच्छी बात है। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन जब तक वो काम कर रहा है वो तब तक सोसाइटी को बेनिफिशियल है, और जब तक इंसान सोसाइटी को बेनिफिशियल है तब तक हम उसको लोअर कास्ट या हायर कास्ट में नहीं डाल सकते, ठीक है। कोई कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा माना तो देखो, जो पहले जो विभाजन हुआ था, पहला जो डिवीजन हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, ठीक है, कि भाई साहब एक हो जाएगा ब्राह्मण क्लास विच विल बी मेनली engaged in giving education, will be mainly engaged in reciting rituals during religious festivals, ठीक है। ये सब में ब्राह्मण होंगे। क्षत्रियज होंगे जो लोग वॉर करेंगे। वैश्यास होंगे जो लोग, वैश्यास मतलब जो क्या कहते हैं अपने बिजनेस क्लास, ठीक है, मारवाड़ी कम्युनिटी जैसे आज की तारीख में, ठीक है, वैश्यास। और शूद्र मतलब जो लोग साफ सफाई का काम करेंगे। ये काम के हिसाब से विभाजन था, लेकिन आगे चल के हमने क्या किया, इसको जाति के हिसाब से विभाजन कर दिया। तो जाति के हिसाब से मतलब ब्राह्मण के घर में अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही वो बड़ा होकर एकदम इलिटरेट हो, उसको कुछ भी ना आता हो, लेकिन वो ब्राह्मण है, ठीक है। शूद्र के घर में जो शूद्र जो पैदा हुआ है, भले ही वो बहुत लिटरेट हो, भले ही उसने बहुत शिक्षा हासिल की हो, लेकिन फिर भी हम उसको शूद्र मानेंगे। तो जाति के हिसाब से हमारी प्रथाएं चलने लगी, और ये हो गई कुप्रथा। देखा जाए तो ये अच्छी वर्ण व्यवस्था है, ये अच्छा डिवीजन है सोसाइटी का, लेकिन सोसाइटी का डिवीजन काम के अनुसार होना चाहिए, ना कि जात के अनुसार। समझ में आ रही है? सोसाइटी का डिवीजन काम के अनुसार होना चाहिए। तुम ये काम करो, क्या सब लोग सब कुछ काम कर सकते हैं? नहीं, कोई कुछ काम कर सकता है, कोई कुछ काम कर सकता है। तो काम के हिसाब से सोसाइटी का डिवीजन होना चाहिए, ना कि जाति के हिसाब से, ठीक है।
ओके, सो इन मोस्ट पीपल रिलीजन में डिवाइडेड, तो कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट, तो ब्राह्मण्स और क्षत्रियस को भाई साहब अपर कास्ट के माने जाते थे, ठीक है। दे वर others such as traders and money lenders often referred to as vaishyas were placed after them. मनी लेंडर्स मतलब जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो लोग भाई साहब सूद पे पैसा देते हैं या सूद पे पैसा लेते हैं, जो भी है, ठीक है। सो बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम क्या बोलते थे, वैश्यास, ठीक है। दीज वे बेसिकली बिजनेस क्लास, ठीक है। इनका काम था बिजनेस करना, ठीक है, ओके। देन केम द पीजियंस, द आर्टिशियंस एज वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर टू एज शूद्रास, तो मतलब जो लोग मजदूरी का काम करते थे, जो लोग वैसा फार्मिंग का काम करते थे, जो लोग आर्टिशियंस मतलब घड़ा वगैरह जो लोग बना रहे हैं, ऐसे लोगों को शूद्रास बोला जाता था। दे वेर नोन एज शूद्रास। एट द लोवेस्ट रंग वेर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन, तो सबसे नीची जाति का उनको माना जाता था जो बेचारे मेहनत करते थे ताकि आपका जो शहर है वो क्लीन रहे, आपकी सोसाइटीज जो है तो क्लीन रहे। सो दे वेर कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट रंग, ठीक है, लोवेस्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं। दे वेर कंसिडर्ड टू बी ऑफ द लोवेस्ट क्लास, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दे वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पोल्यूटिंग, दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, ठीक है। तो अभी इनका जो काम था इतना नीचे माने जाना लगा कि इनके जॉब को भी बहुत नीचे माना जाता था, इनके क्लास को भी बहुत नीचे माना जाता था। तो सोसाइटी में जो लोग अपर क्लास के थे वो ये बोलते थे कि अगर इनकी परछाई भी हम पे लग गई तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, गंगा नहाना पड़ेगा। इनका हम खाया हुआ इनका हम परोसा हुआ खाना या इनका हम दिया गया पानी भी नहीं ले सकते, ये हमारे कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, कहीं और से इनको पानी लेना पड़ेगा। सो धीरे 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 शूद्रों पे अत्याचार बढ़ने लगा और वो इस कदर बढ़ गया कि उनको सेम गांव में नहीं रहने दिया जाता था, उनको बस अब गांव के बाहर रखा जाता था, उनकी परछाई भी हमको माननी नहीं चाहिए, उनके हाथ का हम खाना नहीं खाएंगे, उनका दिया गया पानी हम ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह की कुप्रथाएं प्रचलित होने लगी। दीज वेयर बेसिकली, ये ऐसा विभाजन पहले नहीं था, धीरे धीरे मिडिल में आने लगा, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड एंड इट कुड लीड टू लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। अगर इन्होंने छू लिया हमको या गलती से टच भी कर लिया तो हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, हमको गंगा नहाना पड़ेगा, पूजा पाठ करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम अप। The upper caste also treated many of these groups at the bottom of the untouchables, तो इनको untouchables माना जाता था। अपर कास्ट को हम क्या मानते थे, अपर कास्ट treated them as untouchables, मतलब इनकी श्रेणी को ऐसा माना जाता था कि ये हमको मतलब छू ना जाए हमसे, ठीक है। अनटचेबल्स मतलब हम इनका दिया गया खाना, इनका परोसा गया खाना, इनका दिया गया पानी, हम इनके कुछ भी चीज़ें ग्रहण नहीं कर सकते, इनको ऐसा शूद्र माना जाने लगा और इन पर अत्याचार बढ़ने लगा, ठीक है। So that was the society. They were not allowed to enter temples. इनको भाई साहब टेम्पल्स में आने का हक नहीं था, टेम्पल्स में जाने का हक नहीं था, ठीक है। और क्या था, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट। तो गांव खेड़े में पहले जो, देखिए आज तो आपके घरों में पानी आ रहा है ना, पहले के ज़माने में घरों में ऐसा पानी नहीं आता था। पहले के ज़माने में कुएँ हुआ करते थे, इन कुओं से पानी निकाला जाता था और उस पानी का सेवन होता था, ठीक है। तो गांव खेड़े में एक कुएं में से जहाँ से सब लोग पानी निकाल रहे हैं, वहाँ से शूद्र प्रजाति के लोगों को वैसा वहाँ से पानी निकालना अलाउड नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू गेट वाटर फ्रॉम देयर, ऐसा टॉर्चर होता था, ठीक है। मतलब अगर आप शूद्र श्रेणी के हैं तो आपको भाई साहब गाँव के बाहर कहीं जाकर कहीं से पानी बटोरना पड़ेगा, मीलों चलना पड़ेगा, आपको उस कुएँ से पानी का एक्सेस नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक वाटर। अगर किसी शूद्र ने ले लिया तो वो पानी गंदा हो जाएगा और पूरे समाज के लिए गंदा हो जाएगा, ऐसा माना जाता था, ठीक है। सो ये कुप्रथाएं थी हमारे समाज में। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट, ओके। दे वर नॉट अलाउड टू बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ। तो ऐसे पहले के ज़माने में हम ज़्यादा करके नदियों में नहाते थे, घर पे तो पानी आता नहीं था, तो ऐसे जो नदी होते थे जहाँ पे नहाया करते थे लोग, तो शूद्रों को वहाँ पे अलाउड नहीं था। दे कुड नॉट बाथ देयर, दे हैव टू बाथ समवेयर एल्स, कहीं दूर दराज भाई साहब 2 गांव पार करके उनको जाकर कहीं पे नहाने को या पानी लेने को मिलता था, ठीक है। सो दैट वाज द अमाउंट ऑफ टॉर्चर डन ऑन देम। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, मतलब ये ह्यूमन बींग्स भी नहीं, बहुत नीची दर्जे के लोग हैं, ऐसा माना जाता था। अभी यहाँ पे देखो, कोई दान दे रहा भी होगा ना तो पानी भी दे रहा होगा, अरे छू ना जाए, ऐसे दे रहा होगा, ऊपर से ऐसे दे रहा होगा, ठीक है। या कोई दान भी दे रहा होगा वैसे फेंक के देगा उसको, ठीक है। शूद्रों को चीज़ें फेंक कर दी जाती थी, ठीक है। शूद्रों को चीज़ें हमको जैसी दी जाती हैं वैसी नहीं दी जाती थी, ठीक है। दैट वाज द अटेम्प्ट मेड। ओवर द 19th century and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. तो अभी धीरे धीरे चेंज होने लगा,
आई तुमको नींद आ रही है बहुत जोर से? नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है ना? आंखें बंद है, अच्छा जेवटा ना बोलो, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे क्या होने लगा, ये चेंज होने लगा, क्योंकि समाज में हमारे कुछ रिफॉर्मिस्ट आ गए। इन्होंने समाज की धारणाओं को, समाज की सोच को चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। दे स्टार्टेड बेसिकली, ओके लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, ठीक है, किस तरह से हुआ भाई साहब। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज फ्रॉम द अर्ली 19th century वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर। तो धीरे धीरे फ्रॉम द अर्ली 19th century, 19th century के स्टार्ट से वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो अभी लोग तर्क देने लगे, अभी लोग डिबेट्स करने लगे, डिस्कशंस करने लगे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन अ न्यू कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो आज तक चल रहा था कि भाई हम समाज का विभाजन सिर्फ वर्णों के हिसाब से ही करेंगे, ना कि काम के हिसाब से, सती प्रथाओं का प्रैक्टिस, ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज, ये सारी जो कुप्रथाएं थी जो समाज में पहले से थी, उनके बारे में अभी आलोचना होने लगी, डिबेट्स होने लगे, डिस्कशंस होने लगे। लोग अभी डिस्कस करने लगे कि क्या ये सही है, ठीक है, क्या ये जो चला आ रहा है वो सही है। ज़रूरी नहीं है जो चला आ रहा है वो सही हो, ठीक है। तो देन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले क्या था, लोग कटे हुए थे, ठीक है। आज की तारीख में आप जैसे घर जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं और भाई साहब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन देख रहे हैं, भाई साहब कटे हुए हैं आप, आपके फैमिली से आप कटे हुए हैं, है ना। सो इस तरीके का ही कुछ आइसोलेशन पहले के ज़माने में भी था। तब मोबाइल नहीं था, लेकिन समझ लो एक गांव है, वो गांव में 4-5 लोग इधर हैं, 4-5 लोग इधर हैं, फिर कोई शहर है वहाँ पे 10-15 लोग इधर हैं, ऐसे गुटों में लोग बटे हुए थे। देयर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम, कोई फ़ोन्स नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, ठीक है, और भाई साहब कोई मतलब ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, इसीलिए लोग चित्रे बितरे थे, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। तो अभी समझ लो मैं कुछ सोच रहा हूँ समाज के बारे में जो सही है, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस कैसे करूँगा? इंटरनेट पे जाकर एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यूट्यूब में जाकर एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या भाई साहब फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जाकर मैं आज की तारीख में अगर अपडेट कर लूँ तो 10 और लोग देख लेंगे उसको, ठीक है, और 10 और लोग देखेंगे तो शायद प्रेरित हो या शायद उसका खंडन करें, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा सिस्टम नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है, लोग मतलब एकदम आइसोलेटेड थे, सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन। लेकिन जैसे ही जैसे कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब नए मार्केट्स की स्थापना होने लगी, जैसे जैसे लोग चलकर मार्केट्स में जाना, ठीक है, फिर मार्केट से चीज़ों को लाना, वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नए नए तरीके कम्युनिकेशन के बढ़ने लगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ठीक है, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स वेर प्रिंटेड। ये प्रिंट मीडिया अभी आने लगा, ठीक है। आपका 10th में जाकर एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर ने कैसे हमारे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। अभी बुक्स प्रिंट होने लगी, आपने कुछ लिख दिया तो उस पर बुक छपेगा, बुक छपने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यूज़पेपर में चीज़ें आने लगी, मैगजीन्स में चीज़ें आने लगी, लीफलेट्स, लीफलेट्स मतलब समझते होगे, ठीक है, ऐसा मतलब एक पेपर में कुछ लिखा हुआ लीफलेट। पैम्पलेट्स मतलब समझते हो, राइट। सो दीज वेर नाउ बीइंग प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जब प्रिंट होने लगा और समाज में लोगों में बंटने लगा तो जागरूकता फैलने लगी लोगों के अंदर, ठीक है। पीपल स्टार्टेड बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स। They were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7. तो manuscripts क्या होते थे? What were manuscripts, people? Anybody? What is manuscripts? Manuscripts मतलब जैसे ताल पत्ता हो गया, ठीक है, या कोई पेपर हो गया तो उस पर हाथ से लिखा जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, और बड़े कैलीग्राफिक स्टाइल में उसको लिखा जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो प्रिंटेड है। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब वो होता है। तो इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, एक ही इंसान इन्वॉल्व होता है, वो कितना ही लिख लेगा, ठीक है। प्रिंट मीडिया में भाई साहब तुम एक दिन में 50 बुक छाप सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे पास भाई साहब मशीन्स हैं तो एक दिन में तुम 50 बुक छाप सकते हो। वही एक बुक लिखने में तुमको 50 दिन लग जाएंगे मैन्युस्क्रिप्ट के तरीके से, ठीक है। तो दे वेर फार मोर चीपर। ये भाई साहब जो आपका प्रिंट मीडिया आ गया, जैसे न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है, लीफलेट्स आ गए, पैम्फलेट्स आ गए, बुक्स आ गई, ठीक है, मैगजीन्स आ गई, ये चीपर थी देन द मैन्युस्क्रिप्ट्स। पहले के मैन्युस्क्रिप्ट से ये चीपर थी, तो ज़्यादा लोग खरीदने लगे। जितना ज़्यादा लोग खरीदने लगे उतना ज़्यादा लोग पढ़ने लगे और उतनी ज़्यादा ये भावनाएं फैलने लगी, ठीक है। सो दीज स्टार्टेड, देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस। तो ऑर्डिनरी पीपल इनको पढ़ सकते हैं, एंड मेनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट, और लिख भी सकते हैं, एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन ओन लैंग्वेजेस, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको एक्सप्रेस करने लगे, ठीक है। सो बंगाली हो गया, मराठी हो गया, सारे भाषाओं में इसका भाई साहब रूपांतरण होने लगा।
ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, जैसे सोशल इश्यूज, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, जाति विभाजन में समाज को बांट के रखना और समाज के नीचे वर्गों पर अत्याचार करना, ये भी एक कुप्रथा थी, ठीक है। ये सब इश्यूज थे। इश्यूज के बारे में लोग लिखने लगे, पढ़ने लगे, जानने लगे और समझने लगे, और जितना ये होने लगा सोसाइटी में एक रैशनल रेवोल्यूशन आने लगा, ठीक है। द सोसाइटी बेसिकली इवॉल्व्ड इनटू अ रैशनल एवोल्यूशन, ठीक है, ओके। पॉलिटिकल, देन देयर वाज पॉलिटिकल, देन देयर वाज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जितने भी चीजें हैं वो भाई साहब उजागर होने लगी, ठीक है। देन देयर वाज रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities, ठीक है। तो जितने भी आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस इश्यूज थे, दे कुड नाउ बी डिबेटेड, ठीक है। अब हम इन पे भाई साहब डिबेट भी कर सकते थे। दे कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन, कैन बी डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन इन न्यू सिटीज, नए सिटीज में इनका डिस्कशन होने लगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। तो नए नए शहरों में ये जो विचारधाराएं हैं वो फैलने लगी, ठीक है। तो ये जो विचार है, ठीक है, ये बेसिकली फैलने लगा कि कैसे जैसे प्रिंट मीडिया आया, ज़्यादा बुक्स छपने लगी, ज़्यादा मैगजीन्स छपने लगी, ज़्यादा लिफलेट्स छपने लगे, ज़्यादा पैम्पलेट्स छपने लगे, और जब छपने लगे तो ये जो आइडियाज़ हैं, जो सोशल लेवल पे आइडियाज़ हैं, हमारे सोसाइटी में जो कुप्रथाएं हैं उसके लिए, पॉलिटिकल लेवल्स पे जो आइडियाज़ हैं, इकोनॉमिक लेवल पे जो है, रिलीजियस लेवल पे हैं, ये छपने लगी और फैलने लगी। दे स्टार्टेड बीइंग स्प्रेड इन द सोसाइटी। The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change। तो ये जो डिस्कशंस है वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में फैलने लगा और धीरे धीरे सोशल चेंजेस लाने लगा, ठीक है। इट बेसिकली देखो सोशल चेंजेस एकाएक नहीं आता है। कल हम बोलेंगे सती प्रथा बंद हो जानी चाहिए तो नहीं बंद होगी, क्योंकि बहुत दिनों से चली आ रही है, ठीक है। धीरे 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 लोगों के माइंड पे जब हिट करेगा, लोग जब दूसरी तरीके से सोचने पे मजबूर होंगे, जब लोग इसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, जब रैशनल तरीके से सोचेंगे, तब जाकर सोसाइटी में चेंजेस आएगा। तो सोसाइटियल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ग्रेजुअल होते हैं, बहुत ही ग्रेजुअल, ठीक है, क्योंकि लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर उनको दूसरे तरीके से सोचने में मजबूर करने में बहुत टाइम लगता है, और इसको करने के लिए हमको दूसरे तरीके के मीडियम्स इस्तेमाल करने रहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट मीडियम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है, ओके। So these discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change, ठीक है। So ऐसे बहुत सारे समाजों की स्थापना हुई, ऐसे बहुत सारे लीडर्स सामने आए, ऐसे बहुत सारे सोशलिस्ट मूवमेंट्स सामने आए, जिससे समाज में बहुत बड़े स्तर पे चेंजेस आने लगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? कौन क्वेश्चन? क्यों? These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups। तो इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए और इन रिफॉर्मर्स पे ही ये डिबेट्स भाई साहब चालू हो गए, ठीक है। दीज डिबेट्स में बेसिकली इनिशिएटेड, ओके ओके ओके। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय। एक रिफॉर्मर थे भाई साहब राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और इनके चलते ही, इनके एफर्ट्स के चलते ही सती प्रथा इंडिया में खत्म हुई, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एंडिंग द एंटायर सती डिबैकल इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत उसको रोका। मतलब पहले तो ये इन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था ब्रह्मो समाज, ठीक है। ये ब्रह्मो समाज वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश हुआ और इनका बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें चले। एक तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि समझ लो कोई गरीब माता पिता हैं और उनकी कोई लड़की है जिसको ब्याने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ऐसा ही माना जाता था कि भाई साहब लड़की पैदा हुई है तो उसको बड़ा करके फिर उसको वैसा ब्याह करके विदा कर दो, है ना। तो कोई गरीब माता पिता हैं जिसकी जो लड़की है वो, तो उनको ब्याहने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या होगा, अभी ब्याहना तो पड़ेगा ही। 13 साल की हो गई अभी तक शादी नहीं, 14 साल की हो गई अभी तक शादी नहीं, ऐसा बोलने लगेंगे लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये किसी बूढ़े इंसान से पैसा लेकर शादी कर देंगे। कोई बूढ़ा अमीर इंसान रहेगा उससे इसकी शादी करवा देंगे, ठीक है। वो बूढ़ा अमीर इंसान इनको पैसा दे देगा उल्टा, ठीक है। अभी बूढ़ा इंसान क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद मर जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू हिज एज दैट पर्सन विल डाई। तो ये जो 15-16 साल की लड़की है ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। शी विल बिकम अ विडो। विडो मतलब ये नॉनवेज नहीं खा सकती, ये भाई साहब समाज में सबके साथ रह नहीं सकती, इसको भाई साहब अलग किसी कुटिया में रहना पड़ेगा या तो वृंदावन जाकर अपना जीवन जीना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं कर सकती, हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनी रहेगी, ठीक है। सो शी विल नॉट बी एबल टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल्स, she will not be able to participate in any religious occasions, she will not be able to eat
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, इसका पूरा जीवन ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुप्रथा थी। प्लस तो राजा राम मोहन राय ने बोला कि वाई नॉट विडो रीमैरिज, इतने बड़े पॉपुलेशन को हम विडो बना रहे हैं, इतने बड़ा पॉपुलेशन जो है हमारा विडो हो पा रहा है, तो वाई नॉट विडो रीमैरिज, तब विडो रीमैरिज चालू हुआ, ठीक है। फिर दूसरा था कि भाई साहब सती बैन करना, तो इन्होंने ही मतलब लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट थे उस टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, तो इन्होंने ये बेसिकली इंडिया को मैनेज कर रहे थे तभी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड एट दैट टाइम ही वॉज मैनेजिंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट को अप्रोच किया कि इसको बंद करवाइए, ठीक है। तो फरमान जारी हुआ कि इस कुप्रथा को या इस रिलीजियस सिस्टम को बंद किया जाए। तो सती प्रथा भाई साहब बंद हुई। वन सच रिफॉर्मर वॉज नोन एज राजा राम मोहन रॉय। ही हेल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मो समाज, लेटर नोन एज द ब्रह्मो समाज इन कैलकाटा। तो इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था क्या, ब्रह्मो समाज, ठीक है। पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वे नेसेसरी इन द सोसाइटी। इनके हिसाब से भाई साहब चेंजेस नेसेसरी हैं सोसाइटी में। देखो आसान नहीं है ये काम करना, क्योंकि लोग अब तक मान रहे हैं कि वुमेन को एडुकेट नहीं किया जाना चाहिए, लोग अब तक मान रहे हैं कि सती प्रथा सही है, लोग अब तक मान रहे हैं कि विडो रिमैरिज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन सब के अगेंस्ट में जाना है, उन सब के अगेंस्ट में जाना है, मतलब इनका पूरा जो आक्रोश है तुम पर आएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते थे जिनके अंदर ये निडर भावना होती थी कि ये भिड़ जाए, ठीक है। और राजा राम मोहन राय भी कुछ ऐसे थे। कुछ लोगों को लगता है कि ये सही है, लेकिन उनके पास भिड़ने के लिए ताकत नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइसेस, ठीक है। दे आर स्केयर्ड ऑफ रेजिंग देयर वॉइसेस, ठीक है। कोई कुछ ना हो जाए भाई साहब, कोई कुछ बोल रहा थे, ठीक है। सो पीपल आर स्केयर्ड ऑफ रेजिंग देयर वॉइसेस, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग भाई साहब भिड़ जाते हैं, ठीक है। दे केयर, मतलब समाज में रिफॉर्म होना है तो होना है, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो दे फेल्ट, तो राजा राम पीपल, हाँ तुम भाई साहब अंग्रेजी ले लो, स्ट्रेचिंग कर लो, सब कुछ कर लो। They felt that changes were necessary in society, ठीक है। Unjust practices needed to be done away with। तो जो भी unjust practices हो रहे हैं सोसाइटी में, ये जो सती का प्रथा है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्रों को नीची प्रजाति का माना जाना और उनको अनटचेबल्स मानना, उनको दुर्व्यवहार करना उनके साथ, ये सारे जो भी सिस्टम्स हैं ये सोसाइटी से जाने चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए। They thought that the best way to ensure that changes was by persuading people to, persuading मतलब लोगों को persuade किया जाए, लोगों को convince किया जाए कि भाई give up old practices, ये जो पुराने रीति रिवाज हैं इनके rational को समझो और इनको छोड़ दो। give up old practices, ठीक है। what else भाई साहब, give up old practices, adopt a new way of life, आपका सोच आपके नए जीवन में परिवर्तित होगा, ठीक है। shun your old practices and get transformed into a newer life altogether, ठीक है। राजा राम मोहन राय was keen to spread the knowledge of western education in the country। इन्होंने बोला कि भाई साहब ये वेस्टर्न एजुकेशन से ही इनके माइंड में चेंजेस आएंगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन में लॉजिक, साइंस और रैशनल आउटलुक को इन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, ठीक है। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस, ठीक है। ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, ठीक है। तो वुमेन के लिए ज़्यादा इक्वालिटी हो और ज़्यादा फ्रीडम भी हो, ठीक है। ही रोट अबाउट द वुमेन, ही रोट अबाउट द वे वुमेन वे फोर्स टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। औरत मतलब ये घर के काम काज करने के लिए बनी है, ऐसा ही पहले भी माना जाता था और आज भी ऑलमोस्ट 60% तक ये माना ही जाता है, ठीक है। 60 क्या 70% तक आज भी यही माना जाता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब सोचिए इस बारे में। डोमेस्टिक वर्क मतलब क्या, डोमेस्टिक वर्क मतलब कपड़े धोना, प्राइमरीली खाना बनाना, बच्चों का देखभाल करना, घर का साफ सफाई करना, ये सब हो गया आपका डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। खाना बनाना, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग फूड, ठीक है। मेकिंग फूड, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 80% औरतों को खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। और ये सिर्फ औरतों का नहीं है, अगर जेंट्स में भी देखेंगे तो भी जो लोग खाना बनाने की कोशिश करते हैं उसमें 80% लोगों को खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। ये होगा ही, मतलब अगर सबको ही खाना बनाना आता तो सब लोग भाई सब शेफ हो गए होते, है ना। तो ये तो होगा ही, किसी भी जेंडर में से हम पॉपुलेशन को उठाएंगे तो बहुत कम लोगों को ही एक्चुअल में अच्छे से चीज़ें को बनाना आता होगा।
ये कोई जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर 80% वुमेन को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो औरतें हैं, दे विल हैव टू, क्या क्या कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, फिर क्यों खोल रहा है उसको? हाँ, एक तो तेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यहां पे। सो अगर 80% वुमेन दे डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, व्हाई आर दे मेड टू डू सो? जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन, है ना, क्योंकि वो वुमेन है, इरेस्पेक्टिव वो ऑफिस में काम कर रहे होंगे या कोई बिजनेस संभाल रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन, तो चूल्हा चौका का काम उनको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे समाज की व्यवस्था है। मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा रैशनली सोचते हैं इस चीज को। ठीक है, आप अगर देखोगे ज्यादा करके होटल्स में शेफ्स कौन हो, मेल्स ही तो हैं, तो इसका मतलब मेल्स को खाना बनाना आता है और अच्छे से आता है ना, लेकिन वो ये काम करेंगे नहीं क्योंकि घर में काम उसको ही करना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, सो लेट्स से मेकिंग फूड का हम ऑप्शन लेते हैं। एक साधारण तरीके से समझिए, लेट्स से इस बिल्डिंग में भाई साहब 100 फ्लैट्स हैं या 100 फैमिलीज हैं। ठीक है, तो 100 फैमिलीज में 20 औरतों को खाना बनाना आता है, ऐसा ही हम चल रहे हैं। बाकी 80 औरतों को खाना बनाना नहीं आता है, वो कैसा भी करके मतलब कर रहे हैं। ठीक है, कैसा भी करके कर रहे हैं, लेकिन उनको आता नहीं है। तो क्या ये हो सकता है कि इन 20 औरतों को हम एक बिजनेस दे दें, बिजनेस ही दे दें इनको, क्योंकि इनको खाना बनाना आता है और खाना बनाने में इनको इंटरेस्ट है। सो लेट्स गिव देम द एंटायर टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फॉर द एंटायर 100 फैमिलीज। तो 100 फैमिलीज का रोज का खाना ये 20 औरतें मिलकर बना लेंगी। समझ में आ रहा है ये? बाकी की जो 80 औरतें होंगी, दे कैन बी मेड टू डू अदर वर्क्स। किसी को भाई साहब टीचिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को भाई साहब कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, कोई ऑफिस के काम में बहुत अच्छा होगी। तो क्या हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे? ऑब्वियसली यस, लेकिन नहीं। भारत में 9 बजे के बाद आधा भारत रोटी बेलेगा, ये प्रथा है हमारी, है ना, चाहे उसको रोटी बेलना आता हो या ना होता हो। अगर आपको जो काम नहीं आता है, जिसमें आपका मन नहीं है, उसको ज़बरदस्ती कराया जाए तो क्या उसका आउटपुट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि फोर्स्ड टू बेयर। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ इधर, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं रोज़ नहीं बनाता। जिस दिन मेरे को मूड होगा मैं बनाऊंगा, लोग बहुत चाव से मेरे घर में खाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरे घर में किसी का इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खाना बनाने को दिया गया है, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। मामला समझ में आ रहा है? अभी आप इसको समझो, आप 4 टाइम खाना खाते हो, नाश्ता हो गया, लंच हो गया, फिर स्नैक्स हो गया कुछ, और रात का डिनर हो गया। नहीं करके जो किचन का काम करेगा उसको कितना घंटा लगा होगा? कितना घंटा लगेगा 4-5 आदमियों का एक फैमिली में खाना बनाने का? कितना? फिर भी 4-5 घंटा लग जाएगा रोज का। आप सोचो, अगर 4-5 घंटा कोई इन्वेस्ट कर रहा हो और बेमन से कर रहा हो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, जो खाएंगे उनको भी मजा नहीं आएगा, सारा का सारा जो प्रयास है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो ये सिस्टम है ना भाई साहब, जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको इंटरेस्ट है, उनको दे दो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 100 फैमिलीज का रोज का खाना ये बनाएंगी, बाकी 80 को फ्री कर दो, उनको कुछ और काम में लगाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी भाई साहब। ठीक है, सो दिस इज अ रैशनल वे ऑफ अप्लाइंग थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज अ रैशनल वे, लेकिन ज्यादा करके दे वर फोर्स्ड टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। इनको फोर्सफुली ये काम कराया जाता था। ठीक है, कन्फाइंड टू द होम एंड द किचन। भाई साहब इनको घर का काम और किचन यही संभालो। ठीक है, बहुत सारे वुमेन अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे वुमेन दे कैन बी डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क, दे कैन डू, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, लेकिन उन करियर ऑप्शंस में वो जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा करके खाना और किचन, यही इनसे ही इनकी आइडेंटिटी है, दैट इज़ देयर आइडेंटिटी। मेन हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस टू चूज फ्रॉम। अगर आप जान पाते हैं कि कोई शेफ़ है, तो क्या आपके लिए उसका रिस्पेक्ट कम हो जाता है? नहीं भाई साहब, शेफ़ है, अच्छा खासा कमा रहा होगा भाई साहब, शेफ़ है, लेकिन काम तो औरतों का है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आप औरतों पे अप्लाई करेंगे, अच्छा वो पायलट बनी है, ओ बड़ा बड़ा एडवांस है, हाँ ऐसा बोलेंगे आप, है ना, पायलट बन गई है, अच्छा जो काम मर्द करते हैं वो कर रही है, अच्छा बड़ा छूट मिला हुआ है उसको, ऐसे ऐसा लोग बोलेंगे। ठीक है, दैट इज आवर मेंटालिटी, ये हमारा मेंटालिटी है। हम अगर शेफ बन गए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आप देखो भाई साहब, जितने भी आपके लॉन्ड्रीज होते हैं जहाँ पे कपड़े धुलते हैं बड़े पैमाने पे, उन लॉन्ड्रीज में भी ज़्यादा करके आपके मेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के भाई कपड़े धुलते हैं, मतलब जैसे होटल्स के बेड शीट्स हैं, बेड कवर्स हैं, पिलो कवर्स हैं, ये कौन धोता होगा?
these are all are laundry people, right? And these laundry people are basically men. तो वहाँ तो हो रहा है भाई साहब, वहाँ तो डोमेस्टिक वर्क वो कर रहे हैं, मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, वही प्रथा चली आ रही है. Not allowed to move out and become educated. Most of these women were not allowed to go out of their homes and become educated. इनको एजुकेशन मिले, इसके लिए काफ़ी सारे इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट बहुत सालों से नहीं हुआ. जिस देश में वुमेन आर एडुकेटेड, जिस देश में वुमेन का लिटरेसी रेट बढ़ेगा, वो अपने आप तरक्की करेगा. आपके स्टेट बोर्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर किया गया है, ठीक है, इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर किया गया. क्यों कंपेयर किया गया है? कि दोनों भी कॉलोनियल एम्पायर्स थे. एक में ब्राज़ील में पोर्तुगीज रूल था प्राइमरली, और इंडिया में ग्रेट ब्रिटेन का रूल था, ब्रिटिश रूल था, ठीक है. दोनों ही अपने ढंग से आज़ादी की जंग लड़के आज़ाद हुए, ठीक है. लेकिन ब्राज़ील में पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कंट्रोल्ड है. इंडिया में भाई साहब हम आज की तारीख में हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हो गए, ठीक है, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है. इंडिया, ब्राज़ील में पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है. ब्राज़ील में सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, 1000 मेल्स और उसके अगेंस्ट में फीमेल्स कितने हैं, तो 1000 मेल्स के फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 940 हैं, विच इज़ अ बैड सेक्स रेशियो. हमारा अनइक्वल सेक्स रेशियो है. ये क्यों हुआ रहेगा? क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में इलीगल तौर से हम माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो डिटेक्ट कर लेते हैं कि लड़की है तो इसकी हत्या कर दो, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड बोलते हैं उसको, ठीक है. तो इसके वजह से ये सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ है. ब्राज़ील में देखोगे 1000 मेल्स की जगह पे भाई साहब 1040 फीमेल्स हैं, ठीक है, द फीमेल्स आर मोर. वहाँ पे लिटरेसी रेट भी हमसे काफ़ी ज़्यादा है. हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट हार्डली 80 टच कर रही है, वहाँ पे ऑलरेडी 92% हो गई लिटरेसी रेट. तो आप देखोगे वो कंट्री इंडिया के साथ चल रहा है डेवलपिंग में, लेकिन और कुछ सालों में आगे निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने वुमेन के एजुकेशन को, अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है, ठीक है. वुमेन के एजुकेशन को उन्होंने प्राथमिकता दी है. ऐसा कोई भेदभाव था ही नहीं, जिसके वजह से उनका जो सारे संतुलन है वो बराबर है, ठीक है. ऑल दीज आर इन परफेक्ट सिंक्रनी. क्या ये समझ में आ रहा है? सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव फेल्ड इन बिकॉज ऑफ आवर द वे इन विच वी हैव परसीव्ड आवर रिलीजियस कस्टम्स. हमारे रिलीजियस कस्टम्स में कोई कमियां नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने उनको माना है उसमें कमियां हैं, ठीक है. जिस तरह से हमने उसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया है और जिस तरह से हमने अपने को उसको अपनी सोच में उतारा है उसमें कमियां हैं, ठीक है. एंड दैट इज द रीजन वी आर स्ट्रगलिंग टुडे. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. हम एनी क्वेश्चन सम? नो क्वेश्चन सम. राजा राम मोहन रॉय पेंटेड बाय, तो दिस वाज बेसिकली यूरोपियन हु पेंटेड राजा राम मोहन रॉय, ठीक है. Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. तो उन्होंने भाई साहब सती के अगेंस्ट में कैंपेन चालू किया. राजा राम मोहन रॉय was well versed in several other Indian and European languages. तो बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये भली भांति जानते थे, ठीक. He was basically aware of संस्कृत, पर्शियन, अराबिक, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये सारे लैंग्वेजेस में वो अच्छे खासे जानते थे. पहले के लोगों में लैंग्वेज जानने की बड़ी उत्सुकता थी, ठीक है. पीपल यूज टू नो एटलीस्ट 3 और 4 लैंग्वेजेस. आप एक डे मनाते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर. उस दिन पे जिस कारण टीचर्स डे मनता है वो हमारे प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पे उसको टीचर्स डे मनाया जाता है. उनको 140 भाषाएं आती थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है. तो पहले के ज़माने में ये बड़ी मतलब ये था, उत्सुकता थी लोगों को अलग अलग भाषाओं को जानने की. सो इन दैट केस राजा राम मोहन रॉय वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ दीज मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है. ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट. तो उन्होंने भाई साहब सारे जो पुरातन हमारे टेक्स्ट थे उसमें सब में से उन्होंने उठाकर सबको दिखाया कि भाई साहब कहीं पे भी हिंदू धर्म में सती प्रथा को घोषित नहीं किया गया है. नो बडी हैज टॉक्ड अबाउट सती, ठीक है. सो नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट. उन्होंने दिखाया कि अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट को मान रहे हो तो इनको मान कर ही चलो, और कहीं पे भी सती प्रथा को भाई साहब नहीं घोषित किया गया है, या कहीं पे भी सती प्रथा को मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है. ये हमारा एक कुप्रथा है और उसका बंद होना जरूरी है. किसी इंसान को जिंदा जला देने का पीड़ा समझते हो भाई साहब? तुम्हारे हाथ में अगर जलती हुई मोम थोड़ी सी गिर जाए तो कितना जोर से जलता है वहाँ पे, है ना. तुम खाना बना रहे होगे, थोड़ा सा भाई साहब अगर कुछ चिटक के गिर गया, चल
और किसी के पूरे शरीर को तुम जिंदा जला रहे हो, अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ पेन दैट पर्सन वुड बी गोइंग थ्रू। जो मर गया है, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो मर गया है वो शायद किसी डिजीज़ के लिए मरा होगा या बूढ़ा हो गया है इसलिए मर गया है, वो तो एक नेचुरल डेथ है। लेकिन अगर किसी इंसान को तुम ऐसे तड़पा के जला कर मार रहे हो तो कितना ग्रूसम डेथ होता है वो, ठीक है। सो देयर वाज नो सैंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ रूल इन एंशिएंट टेक्स्ट। उन्होंने ये प्रूव कर दिया। बाय द अर्ली 19th century many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. So 19th century के बिगनिंग में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इस चीज़ को भाई साहब क्या करने लगे, दे ऑल्सो बिगैन टू क्रिटिसाइज द इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। सो इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स को ये क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने लगे। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन हु वाज रेप्यूटेड टू बी अ लर्नड मैन। तो राजा राम मोहन राय को सब लोग मानने लगे, जानने लगे, ठीक है, who was more a reputed man. He was basically a reputed man. In 1829, sati was banned. Sati को बैन कर दिया गया। The strategy adopted by राजा राम मोहन राय was used by later reformers as well. ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो स्ट्रैटेजी यूज की वो लेटर रिफॉर्मर्स ने भी वही स्ट्रैटेजी यूज की, ठीक है। द स्ट्रैटेजी adopted by राजा राम मोहन was used by later reformers as well, ठीक है। Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो, जैसे ज्योमेट्री में कोई थियरम है, उस थियरम को तुम यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो थियरम को प्रूव कैसे किया गया है, हाउ इज़ दिस थियरम कमिंग फ्रॉम, ठीक है, तो इसको जानना ज़रूरी है। वैसे ही लोग जो देखने लगे कि राजा राम मोहन रॉय की बातों को लोगों ने क्यों माना, क्योंकि उन्होंने सारे रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर प्रूव कर दिया कि भाई साहब देखो, तुम्हारे किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में सती प्रथा का वर्णन नहीं है, या सती प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, या सती प्रथा को एक्नॉलेज नहीं किया गया है। जब ऐसा उन्होंने उद्घोषित किया तब भाई साहब लोग बोलने लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, प्रूफ दिखा दिया उन्होंने। तुम बोल रहे हो हम नहीं मानेंगे, हमारी जो बुक्स हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, क्या वो भी वही बोल रही हैं तो हम मानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी लोग आए, राजा राम मोहन राय के बाद जितने भी रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने भी यही स्टाइल अपनाया कि भाई साहब अगर किसी बुक में से हम प्रूव कर दें कि इस बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो ये प्रूव हो जाएगा और लोग मानने लगेंगे, ठीक है, ओके। दे देन सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो है ये अर्ली ट्रेडिशन है, ठीक है, ओके। हुक स्विंग फेस्टिवल, इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। तो ऐसा हुक स्विंग होता था, देखो भाई ऐसे लटका के ऐसे घुमाते थे इनको, हुक स्विंग फेस्टिवल मतलब ऐसा मानते थे लोग कि अगर हम इस पेन को एंड्योर कर रहे हैं, अगर हम इस पेन को मतलब सह रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे अजीब व गरीब फेस्टिवल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है, अजीब व गरीब फेस्टिवल। कुछ ऐसे फेस्टिवल गर्म कोयले पे चलते हैं भाई साहब लोग, ठीक है, तो ऐसे फेस्टिवल्स हुआ करते थे, हम शुद्ध हो जाएंगे ऐसा, ठीक है। ये लोगों की धारणाएं थी। दीज वर बेसिकली देयर with hooks pierced through their skin they swung themselves on a wheel। तो इनके स्किन में ऐसे हुक रहता था और इसको पियर्स किया जाता था, समझ में आ रहा है, जैसे आपकी कान की बाली होती है वैसे यहाँ पे वैसा वैसे हुक लेकर इनका स्किन को पियर्स किया जाता और इनको घुमाया जाता था ऐसे, और इससे इनको लगता था कि ये शुद्ध हो जाएंगे, इनके पापों से मुक्ति हो जाएगी इनकी, ठीक है। अजीब व गरीब धारणाएं थी ये, ठीक है। सो विथ हुक्स पियर्स थ्रू देयर स्किन दे स्वंग देमसेल्व्स ऑन अ व्हील, ठीक है, ये धारणाएं हैं, ठीक है। In the early 19th century, when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, barbaric मतलब जाहिल, ठीक है, तो इन लोगों ने बोला ये जाहिल कस्टम्स हैं भाई साहब, ये क्या चल रहा है, ठीक है। This was one of the rituals they came under attack, that came under attack। तो इन्होंने दिखाया कि ये कैसा रिचुअल है, देखो लोग मतलब अपने स्किन में पियर्स करवा कर, हुक पियर्स करवा कर लड़के के भाई साहब ऐसे घूमते रहते हैं और उससे उनको पापों की मुक्ति मिलती है, ऐसा वो समझते हैं लोग। भाई साहब अपनी विधवाओं को जिंदा जला देते हैं अपने फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे परसीव। राजा राम मोहन राय पब्लिश मेनी पैम्फलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज। सम ऑफ दीज वर रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन द एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। हियर इज वन सच डायलॉग ऑन सती। एडवोकेट ऑफ सती: वुमेन आर बाय नेचर ऑफ inferior understanding, without resolution, unworthy of trust. Many of them, on the death of their husbands, become desirous of accompanying them. But to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire in burning them, we first tie them down to the pile.
तो ये भाई साहब एडवोकेट ऑफ सती है, मतलब ये सती को फेवर करता हुआ एक नोट है, ठीक है। राजा राम मोहन पब्लिश मेनी पैम्पलेट्स, सम ऑफ दीज वेर रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन द एडवोकेट एंड द क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब ऐसे डायलॉग राइटिंग होती है ना, वैसा लिखा कि भाई साहब एक सती को सपोर्ट कर रहा है और एक सती को अनसपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सती को सपोर्ट कर रहा है उसका है, ठीक है, लेख, ठीक है। ओपोनेंट ऑफ सती, ओपोनेंट ऑफ सती क्या बोल रहा है भाई साहब, व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी, कब तुमने उनको भाई साहब इतना मौका दिया कि वो अपने नेचर के हिसाब से अपने आप को विकास कर सके। ना तुमने उनको एजुकेशन दिया, उनके जल्दी ब्याह करवा दिया, चूल्हे चौके के काम पे ही उनको सीमित रखा, तो हाउ आर दे गोइंग टू डेवलप, ठीक है। उनका रैशनल सोच का विकास कैसे होगा, हाउ विल दे डेवलप, हाउ देन कैन यू अक्यूज देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उन पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो, ठीक है। इफ अदर इंस्ट्रक्शन, if after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient। अगर भाई साहब तुमने किसी को ज्ञान दिया, तुमने किसी को चीजें सिखाई और उसके बाद भी वो नहीं सीख पाया, समझ रहे हैं, ओके, समझ रहे हैं? कोई आपको सिखा रहा है फिर भी आप सीख नहीं रहे हो, तब हम आपको क्या मानेंगे, डेफिशिएंट। हाँ भाई, तब हम मान सकते हैं कि भाई साहब तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, है ना। डेफिशिएंट हो मतलब तुम इस शायद शिक्षा प्रणाली के लायक नहीं हो, ठीक है। बट इफ यू डू नॉट एडुकेट वुमेन, हाउ कैन यू कॉल देम एज इंफीरियर। लेकिन तुमने जब कोई प्रयास ही नहीं किया है, जब तुमने कोई भी उनको एडुकेट करने का कोई भी जिम्मा नहीं उठाया है, हाउ कैन यू कॉल देम एज इंफीरियर। तुम उसी को इंफीरियर बोल सकते हो, तुम इसी को लो इंटेलिजेंस का बोल सकते हो जिसके साथ तुमने कोई भी मेहनत नहीं की है, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। तो उन्होंने बोला भाई साहब जो विडोज होते हैं वो रीमैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स थे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इन्होंने पहली बार विडो रीमैरिज को लाया, ठीक है। हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। और फिर विडो रीमैरिज भाई साहब परमिशन दे दिया गया। इंडिया में विडो रीमैरिज को मतलब प्राथमिकता मिल गई। बाय लॉ विडोज कुड बी रीमैरिड अगेन, ठीक है। Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to the other parts of the country. तो ये बंगाल से चालू हुआ और धीरे धीरे दूसरे पार्ट्स में फैलने लगा, ठीक है। It started spreading in the other parts of the country. In Telugu speaking areas of the Madras Presidency, Vida Sangalam Pantalu formed an association for widow remarriage, ठीक है। Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. तो बॉम्बे में भी बहुत सारे लोग इस कॉज से जुड़ गए, ठीक है, रिफॉर्मर्स, इन ऑर्डर टू गेट विडोज रीमैरिड, ठीक है, एंड ब्रिंग देम टू द सोसाइटी। In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widow remarriage, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया था, इन्होंने भी भाई साहब विडो रीमैरिज चालू कर दिया, ठीक है, विडो रीमैरिज को भाई साहब चालू कर दिया। Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law. ये न्यू लॉ को भाई साहब अपोज करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज, इन्होंने भाई साहब आर्य समाज की स्थापना की कभी 1875 में, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। तो ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसने आज की तारीख में बहुत सारा जो आपका ये जो डीएवी स्कूल है ये इनके नाम पे ही चल रहा है, ठीक है, डीएवी दयानंद सरस्वती के नाम पे ही चल रहा है, ठीक है, ओके। सो दयानंद सरस्वती दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज इन 18, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं ये, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. ऐसा बहुत सारे रिफॉर्मर्स का मानना था कि भाई साहब जब तक हम इन गर्ल्स को एडुकेट नहीं करेंगे वुमेन की कंडीशन नहीं सुधरेगी, ठीक है। सो दे वेर ऑफ द दैट गर्ल्स शुड बी एडुकेटेड। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन मुंबई सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो ये था भाई साहब आपके 19th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ठीक है।
तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ भाई साहब, व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वेर ओपनड इन द मिड 19th सेंचुरी मेनी पीपल वेर अफ्रेड ऑफ देम। पहले जब स्कूल ओपन हुए तो पहले लोगों को डर लगने लगा, ये क्या है भाई साहब, क्योंकि स्कूल एक अलग ही स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ, ठीक है। दे फियर्ड दैट द स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, तो ये भाई साहब लड़कियों को लेके चले जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है, ऐसा प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। और जो लड़कियों की मेन डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं, घर का काम काज करना, इससे इनको प्रिवेंट करेंगे, दे विल बी प्रिवेंटेड। तो अगर ये स्कूल भेजेंगे हम तो ये घर का काम काज करना भूल जाएंगे, दे विल नॉट नो लॉन्गर डू द डोमेस्टिक कोर्स, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, ठीक है। मेनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो इससे क्या हुआ, पब्लिक प्लेसेस मतलब जैसे मार्केट एरिया हो गया, ठीक है, कोई रोड हो गया, इन सब जगहों से लड़कियों को जाना पड़ता था। तो सब लोग समझते थे कि भाई साहब इन सब जगहों से जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। They felt that girls should stay away from public places. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. ठीक है, liberal fathers और husbands से ये ज़्यादा करके इनकी जो शिक्षा होती थी वो इनके डैड या इनके जो हस्बैंड्स होते थे वही देते थे। Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about Rasundra Bai Devi in your book Social and Political Life? ठीक है, she was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. तो इन्होंने भाई साहब मोमबत्ती के कैंडल्स के नीचे अपनी पढ़ाई की, ठीक है, that is how it was, ठीक है। Okay, we will keep it till here for today people. We will continue with this tomorrow. Thank you so much for your valuable time.